Hello dear students, today we are going to discuss about the next topic capacitance या कैपेसिटर जिसको बोलते हैं कि जिस चीज़ के अंदर हम चार्ज को स्टोर कर चुके हैं उसको कर सकते हैं उसको हम कैपेसिटर बोलते हैं। तो ये कैपेसिटर क्या चीज़ है, ये किस चीज़ पे किस प्रिंसिपल पे काम करता है, कैसे हम किसी बॉडी के अंदर चार्ज को स्टोर कर सकते हैं, वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, दीज ऑल थिंग वी विल डिस्कस हियर। उससे पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जानना पड़ेगा कि एक बॉडी है उसके अंदर अगर चार्ज स्टोर करना है तो वो कैसे बिहेव करती है, चार्ज स्टोर करने से उसके साथ क्या हो जाता है, क्या इसकी शेप उस चार्ज को स्टोर करने में इसकी शेप का कोई रोल है, क्या इसके मटेरियल की प्रॉपर्टी का कोई रोल है, क्या इसके सराउंडिंग में जो मीडियम है उसका कोई रोल है, क्या अकेली बॉडी चार्ज को स्टोर कर सकती है या उसके साथ किसी दूसरे कंडक्टर की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें हमारे को एक एक करके पहले जाननी पड़ती हैं, किस चीज़ का क्या इफेक्ट पड़ता है, कैसे चार्ज को स्टोर कर सकते हैं और चार्ज को स्टोरेज को कैसे बढ़ाया जा सकता है या कम किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम कंडक्टर की जो कंडक्टिंग मटेरियल्स हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में या इलेक्ट्रिसिटी के साथ, मतलब रुका हुआ जो चार्ज है जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बोलते हैं, उसके साथ कैसे बिहेव करते हैं, सबसे पहले हम कुछ वो प्रॉपर्टीज सीखेंगे, फिर हम कैपेसिटर होता क्या है वो सीखेंगे और फिर हम वर्किंग एंड प्रिंसिपल पे जाएंगे। तो टुडे फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ कैपेसिटर या यू कैन से ए सिंपल कंडक्टर इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इन एनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड in any electrostatic field, electric field inside a conductor is zero when it is in equilibrium। इस बात का क्या मतलब है, जब ये इक्विलिब्रियम में होगा तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो होगा। इस बात का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल किसी जगह पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, मान लिया दिस इज पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव, ये एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया, हमने एक्सटर्नली बाहर से अप्लाई किया, और इसके अंदर अब अगर यहाँ पे एक बॉडी रख देते हैं, कंडक्टिंग मटेरियल रख देते हैं, तो इसमें क्या होगा, इसके जो पॉजिटिव पार्टिकल्स है वो तो बाहर के नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और इसके जो नेगेटिव वो इधर पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होने शुरू हो जाएंगे। तो नेगेटिव पार्टिकल्स इस किनारे पे आए अकोमुलेट हो जाएंगे और पॉजिटिव पार्टिकल्स यहाँ पे जाके इकट्ठे हो जाएंगे। तो हम क्या कह सकते हैं कि नेगेटिव तो ऐसे आ जाएंगे और पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएंगे बिल्कुल सरफेस पे। अब देखो, जब हम बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था, ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव था, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। तो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हुई, दिस इज अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लिया ई नोट, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये जो इंड्यूस हुआ है इसके अंदर या प्रोड्यूस हुआ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ है, उसमें तो नेगेटिव इधर हो गए पॉजिटिव इधर हो गए, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस हुआ उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, दिस इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक बात देखो, अगर हम यहाँ ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ज्यादा चार्ज पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ज्यादा नेगेटिव पार्टिकल्स यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे और ज्यादा पॉजिटिव यहाँ। अगर कम या स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो कम फोर्स लगाएगा तो कम पार्टिकल्स यहाँ पे अकोमुलेट होंगे,
यहाँ पे भी कम होंगे तो कम इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे उतना ही ज्यादा यहाँ पे पार्टिकल्स इकट्ठे होंगे, और जितना ज्यादा अंदर के ये रेड वाले पार्टिकल्स इकट्ठे होंगे दोनों किनारों पे, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस ज्यादा होगा इस कंडक्टिंग बॉडी के अंदर। तो इसका मतलब ये ई नॉट और ई पी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एक दूसरे के बराबर ही होगा मैग्नीट्यूड वाइज। डायरेक्शन आप देख के बता सकते हो सिंपल, जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है दिस इज टुवर्ड्स द राइट, और जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, दैट्स व्हाई व्हाट वी कैन से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो when it is in electrostatic equilibrium। तो आज के बाद ये प्रॉपर्टी याद रखनी है, ये हमारे कैपेसिटर में काम आएगी। अगर एक कंडक्टिंग बॉडी को हम एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर रखते हैं एंड इफ इट इज इन इक्विलिब्रियम देन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो इनसाइड द कंडक्टर। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी हमने सीख ली। नाउ वी आर गोइंग टू सेकंड प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर कोई एक कंडक्टर है, ये जिस भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा रहेगा, जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो इसके सरफेस पे आके जो इकट्ठे हो जाएंगे, मान लिया यहाँ पॉजिटिव इकट्ठे हो गए, यहाँ नेगेटिव इकट्ठे हो गए। तो सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल्स यहाँ पे एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मान लीजिए ये अकोमुलेट हो जाएंगे, उसके बाद ये ऐसा नहीं कि अपने से ही इधर या इधर चलना शुरू कर देंगे, कि ये अपने आप इधर जाना शुरू कर देंगे, ये अपने आप नहीं। ये एक बार यहाँ इकट्ठे हो गए, यहाँ से इस डायरेक्शन में आए इकट्ठे हो गए, ये नेगेटिव वाले इधर आए इकट्ठे हो गए, उसके बाद ये ऐसा नहीं कि ये उधर जाएंगे या उधर जाएंगे, इस सरफेस के ऊपर ये नहीं चलेंगे अपने आप। तो मतलब उनके ऊपर कोई ऐसा फोर्स नहीं लग रहा जो इनको इधर ले जाए। और फोर्स कौन लगाता है? फोर्स लगाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है किसी भी कंडक्टर पे, वो ऑलवेज आउटवर्ड नॉर्मल होती है। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑलवेज या तो आउटवर्ड अगर पॉजिटिव है तो, और नेगेटिव है तो इनवर्ड, लेकिन ऑलवेज किसी भी सरफेस पे जहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की आप डायरेक्शन देखोगे वो नॉर्मल होती है, वो किसी दूसरे एंगल पे नहीं होती है। क्योंकि अगर वेक्टर में हमें पता है अगर ये कोई एक दूसरा एंगल होता 90 डिग्री को छोड़ के, मान लिया थीटा डिग्री पे होता, तो फिर इसके दो कंपोनेंट होते, एक तो ये ई साइन थीटा और एक ये ई कोस थीटा। और ई कोस थीटा क्या होता? वो इस सरफेस के ऊपर होता, अगर ये ऐसे ई होता तो ई कोस थीटा ऐसे होता, और वो ई कोस थीटा क्या करता है? इसको चलाने की कोशिश करता चार्ज पार्टिकल्स को, तो वो इसको चलाता। लेकिन चार्ज पार्टिकल्स ऐसा नहीं होता, एक बार सरफेस पे गए तो वो वहीं पे सेटल डाउन हो जाते, चलते नहीं अपने आप। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा कोई कंपोनेंट नहीं होता जो इनको चलाए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। इफ इट इज पॉजिटिव देन इट इज आउटवर्ड नॉर्मल, इफ इट इज नेगेटिव इट इज inward normal, but electric field is always normal on the surface of the conductor. This is second property. थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इनसाइड में, उसके अंदर कोई भी चार्ज पार्टिकल नहीं होता है, चार्ज जो है जीरो होता है उसके अंदर। ये थोड़ा सा डिस्कशन में गास लॉ में भी उस टाइम भी बताया था कि उसके अंदर कोई भी चार्ज पार्टिकल नहीं होता, वो रिपेल कर देते हैं एक दूसरे को। और दूसरी बात, जब वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो बता दिया मैंने कि ई नेट जो है उसके अंदर जीरो, एंड अकॉर्डिंग टू गास लॉ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब अगर इसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है
तो इधर राइट टर्म भी जीरो हो जाएगी। राइट टर्म में ये एक तो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो कांस्टेंट है फॉर द वैक्यूम 8.85 × 10⁻⁻12। तो बचा क्या, सिर्फ क्यू। तो इसलिए क्यू को जीरो होना पड़ेगा। अगर ई नेट जीरो है तो क्यू भी इसके अंदर जीरो होगा। What we can say, if any body is in electrostatic equilibrium, then the net charge inside the body will be zero. All charge will be on the surface. उसके ऊपर कहीं पे भी नहीं होगा। इसके अलावा अब ये जो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, बना है, जो कि चार्ज इकट्ठे होने से, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसकी वैल्यू जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होगी वो होगी सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि मैंने प्लेट के केस में आपको सिखाया था। वो प्लेट क्या था, उसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट किया था। तो ये वो होता है। अब ये सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है, ये कांस्टेंट नहीं होती है, क्योंकि मान लिया ए ऐसा है। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या रिप्रेजेंट करती है? चार्ज पर यूनिट एरिया। तो ये मान लिया कहीं पे ऐसा नैरो रीजन है तो यहाँ का एरिया कम है, ये वाइडर रीजन है, यहाँ का एरिया ज्यादा है, यहाँ का एरिया कम है। तो जहाँ एरिया कम वहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा। तो यहाँ कम स्पेस में ज्यादा चार्जेस इकट्ठे हो जाएंगे, तो ये डेंसली हो जाएंगे। और यहाँ स्पेस ज्यादा है, एरिया ज्यादा है, तो ये यहाँ पे डेंसिटी कम हो जाएगी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी फॉर इरेगुलर सरफेस इज नॉट कांस्टेंट, ये आपको याद रखना है। अब लास्ट एक प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है, कि मान लिया ये एक चार्ज्ड बॉडी है जिसका चार्ज ये इकट्ठा बार पूरी बॉडी पे ऐसे चार्ज है, मान लिया अंदर में तो होगा ही नहीं चार्ज, ये सारी बात हम सीख चुके हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है वो इसके सरफेस से लेके इसके सेंटर तक कहीं पे भी हम जाएं वो कांस्टेंट रहेगा। मतलब ये नहीं कि यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू कुछ और है और यहाँ पे कुछ और है। तो जैसे फॉर एग्जांपल पोटेंशियल हमने क्या सीखा है? पोटेंशियल क्या है कि इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा और उसके अंदर किसी चार्ज को अंदर लाने के लिए जो काम करना पड़े उसको हम वर्क डन पर यूनिट चार्ज को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोलते हैं। अब इसके बाद जैसे ही सरफेस पे आने तक के लिए जो काम करना पड़ा और वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज हमें पता है Q/4πε0r। इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, अंदर कोई चार्ज नहीं है तो कोई अलग से इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनने वाला है नहीं, तो अलग से कोई फोर्स लगने वाला नहीं है, तो उसके लिए कोई अलग से काम करने की जरूरत नहीं है। तो जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इसके सरफेस पे होता है उतना ही इसके अंदर होता है थ्रू आउट कांस्टेंट। तो दीज आर सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल और बॉडी इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। हाउ डू दे बिहेव, ये सब उनके बिहेवियर को सीखने के लिए थी। और ये हमारे कैपेसिटर के बारे में जब हम स्टडी करेंगे तो बार बार काम आएंगी। ठीक है, अब कैपेसिटर होता क्या है, पहले उसकी डेफिनेशन। कैपेसिटर एक्चुअली दिस इज ए चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। ये एक ऐसी डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करती है। अब मान लिया ये एक बॉडी है, इसके ऊपर पहले से नेट चार्ज जो था जीरो था, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव इक्विलिब्रियम में था। अब अगर हम इसके ऊपर कुछ चार्ज देते चले जाएंगे, मान लिया पॉजिटिव देते चले गए हम कैसे भी करके, अगर ऐसा हम करते हैं तो इससे क्या हो जाएगा? अगर इसके ऊपर चार्ज आएगा, एक तरह का हम देते जा रहे हैं, तो नेट चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। नेट चार्ज की वैल्यू आ जाएगी तो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनना शुरू हो जाएगा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चीज, जो भी उसके सामने कोई भी चार्ज आएगा वो उसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो वो उसको इफेक्ट करेगा। और उन चार्जेस को जो इसके सराउंडिंग्स में हैं वो या तो इसके पास आना चाहेंगे या इससे दूर जाना चाहेंगे,
क्यों? क्योंकि इसके पास अगर ज्यादा चार्ज है, अगर इसका अपोजिट चार्ज है तो इसके पास आएगा, इससे अपोजिट चार्ज है, यहाँ पे अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्ट करेगा, सेम चार्ज है तो रिपेल करेगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि ज्यादा फोर्स लगाएगा। और फोर्स लगने से क्या होता है, वर्क डन बढ़ जाता है, बिकॉज वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स विच इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो जितना ज्यादा हम किसी बॉडी के ऊपर चार्ज देंगे उतना ही ज्यादा उसका फिर पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा। और ये है बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द कैपेसिटर, कि हम अगर किसी बॉडी के ऊपर चार्ज देते हैं तो उसका पोटेंशियल उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब इफ वी आर इंक्रीजिंग चार्ज देन पोटेंशियल विल आल्सो इंक्रीज इन द सेम ऑर्डर। तो बाय गिविंग द चार्ज पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर विल इंक्रीज। जितना कम देंगे उतना कम बढ़ेगा, जितना ज्यादा देंगे उतना ज्यादा बढ़ेगा। और इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के निशान को हटाने के लिए कांस्टेंट टर्म यूज होती है, दैट इज इक्वल टू C, एंड दिस C इज इक्वल टू कैपेसिटेंस। इसका नाम है कैपेसिटेंस और इसकी यूनिट जो है वो है फैराड, FARAD, फैराड। अब C की वैल्यू क्या है, Q/V। तो ये C को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कैपेसिटेंस को, तो ये एक्चुअल में मैथमेटिकली या मैग्नीट्यूड वाइज ये होता है चार्ज के बराबर अगर V जो है 1 वोल्ट है। तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज इक्वल टू दी चार्ज रिक्वायर्ड बाय द कैपेसिटेंस या कैपेसिटर फॉर इंक्रीजिंग इट्स पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए उसके पोटेंशियल को 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए कितना चार्ज देना पड़ता है, उस चार्ज की वैल्यू को, उस मैग्नीट्यूड को हम क्या कह सकते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ दैट कैपेसिटर। ये हम ऐसे कह सकते हैं। तो ये तो है सिर्फ इसकी डेफिनेशन। अब इस यूनिट, ये जो यूनिट है ये यूनिट प्रैक्टिकली बहुत ही ज्यादा बड़ी है, दिस इज वेरी वेरी बिग। ये हमारी धरती पे कोई ऐसी चीज नहीं है जो इसके इतना बड़ा कैपेसिटी अगर किसी चीज की हो। जैसे मैं इसको प्रूफ कर सकता हूँ, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रूफ दैट दिस इज वेरी इलॉजिकल एंड वेरी अनप्रैक्टिकल यूनिट। क्यों? क्योंकि देखो C इज इक्वल टू Q/V होता है। मान लिया हम पूरी अर्थ को ले लेते हैं, पूरी अर्थ जो है उस अर्थ की रेडियस क्या होती है 6400 किलोमीटर, मतलब 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर। इतनी बड़ी रेडियस होती है पूरी अर्थ की। अगर उस पूरी अर्थ के ऊपर चार्ज आ जाए और उसका पोटेंशियल हम कैलकुलेट करें, मतलब उस अर्थ क्या स्फेरिकल इन शेप है, अगर उस पूरे स्फीयर को हमें कंडक्टिंग बॉडी मान ले तो उसका पोटेंशियल क्या होगा, स्फीयर का पोटेंशियल हम निकालना सीख चुके हैं, Q/4πε0r। तो ये इसके ऊपर अगर V हमें निकालना है तो क्या आएगा, Q/4πε0 एंड R की जगह रख देंगे रेडियस ऑफ द अर्थ। अब कैपेसिटी ऑफ अर्थ क्या बन जाएगी, Q, ये C का फार्मूला है हमारे पास, C इज इक्वल टू Q/V। तो Q अपॉन ये V की वैल्यू Q/4πε0 एंड R ऑफ अर्थ। तो Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा 4πε0 R ऑफ अर्थ। अब 1 और 4πε0 की वैल्यू में पता 9 इंटू 10⁹, लेकिन ये उल्टा है तो इसकी वैल्यू नीचे रख देंगे 9 इंटू 10⁹। R ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10⁶। तो ये वैल्यू आएगी शायद अप्रोक्सीमेटली 6, ये 10⁻⁻3 और इसको जब आप करोगे तो 0.9, हाँ ठीक है, तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 0.711 10⁻⁻3 फेराड। इतना फेराड, मतलब पूरा अर्थ को मिला के भी 1 फेराडे नहीं बना, ये भी 711 माइक्रोफेराड के आसपास इतनी वैल्यू बनेगी ये, क्योंकि एक पॉइंट को हटाओगे तो -6 बन जाएगा, फिर उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो 711 इंटू 10⁻⁻6, तो उसको -6 को हटाने के लिए माइक्रो वर्ड लगा दिया मैंने, माइक्रोफेराड। तो पूरी अर्थ की भी जो कैपेसिटी है वो 711 माइक्रोफेराड है।
तो फेराड जो यूनिट है वो बहुत ही बड़ी बना रखी है, ये वेरी अनप्रैक्टिकल है, लेकिन इसको हम बाय डेफिनेशन ऐसे बनाया गया है 1 वोल्ट और 1 कूलम यूज करके, इसलिए हम इसको ऐसे यूज करते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ 1 फेराड क्या होगी, अब हमें पता है C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। तो अगर चार्ज जो है 1 कूलम है और पोटेंशियल जो है 1 वोल्ट इंक्रीज होता है, तो उस कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है उसको क्या बोलेंगे, 1 फेराड। तो 1 farad is the capacity of a capacitor whose potential will increase by 1 volt by giving the charge of 1 coulomb on it। अगर कोई ऐसा कैपेसिटर है जिसको 1 कूलम चार्ज देने से उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ जाता है, तो उसकी कैपेसिटी को हम 1 फेराड बोलेंगे। तो ये बेसिक हमने कुछ कंडक्टर की प्रॉपर्टीज सीखी। कैपेसिटर चीज क्या है सिर्फ इतना सीखा है अभी तक, उसकी डेफिनेशन सीखी है, हाउ इट वर्क, व्हाट इज इट्स प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग। टुमारो वी विल डिस्कस इट। थैंक यू।